हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय बीए फर्स्ट सेमेस्टर से इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा रहा हूं और इंडियन नेशनल मूवमेंट के इस क्रम में यूनिट फर्स्ट से पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन बताया था। भारत में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, कब कब आती हैं, उनका विस्तार कहां कहां होता है या उनका प्रभाव कहां कहां होता है, इन सब बातों से मैंने पिछले वीडियो में अवगत करा दिया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को 1857 का क्रांति या 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताऊंगा और उसके पहले मैं 1857 की जो क्रांति होती है उस क्रांति की पृष्ठभूमि से अवगत कराऊंगा कि क्या कारण थे कि 1857 की क्रांति हुई। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां थी कि 1857 की क्रांति होने के लिए पूरे अवध को, दिल्ली को, बिहार को मजबूर होना पड़ा था, या विभिन्न राजाओं के द्वारा, विभिन्न सैनिकों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा क्रांतियां की गई थी। वह कौन कौन से कारण थे, यानी कि पृष्ठभूमि, कारण और परिणाम, इन सबसे मैं इसमें अवगत कराऊंगा। इस सबसे मैं इस वीडियो में अवगत कराऊंगा। तो सबसे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है और कब होती है और कब कब इसका गवर्नर जनरल होते हैं और कौन कौन इसका गवर्नर जनरल होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। 1764 का बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध होता है और इस बक्सर के युद्ध में मीर जाफर पराजित हो जाता है। बक्सर के युद्ध में मीर जाफर पराजित हो जाता है और 1765 से कंपनी का शासन स्थापित हो जाता है। किस पर? बंगाल के ऊपर। सबसे पहले बंगाल के ऊपर स्थापित होता है। बंगाल बहुत बड़ा प्रांत होता है और बंगाल के ऊपर 1765 से कंपनी शासन का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। जब 1765 में बंगाल में कंपनी शासन का वर्चस्व स्थापित हो जाता है तो धीरे धीरे उसने सभी बंगाल के सभी विषयों पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। प्रशासनिक क्षेत्रों पर, राजनीतिक क्षेत्रों पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया और विभिन्न वस्तुओं पर कर लगाना शुरू किया, यहां तक कि किसानों के ऊपर लगान भी लगाना शुरू किया। जैसा कि सर लुइस ने अपनी किताब में लिखा है कि 1765 से लेकर 1772 तक, 1765 से लेकर 1772 तक कंपनी का शासन इतना दूषित था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यानी कि 1765 में बंगाल के ऊपर कंपनी का शासन स्थापित होता है और 1772 तक यह विभिन्न तरीकों से धन कमाती रहती है, धन संग्रह करती रहती है। इसके जो विभिन्न अधिकारी होते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो विभिन्न अधिकारी होते हैं, वो अपनी जेबें भरते रहते हैं और भारतीयों के ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार भी करते रहते हैं। क्योंकि समस्त बंगाल का प्रशासन इनके हाथ में आ गया था और वहीं बंगाल का प्रशासन जैसे ही इनके हाथ में आता है वैसे ही धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों में यह अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगते हैं। कंपनी अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगती है। तो जो कंपनी का शासन होता है वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा होता था। कंपनी का शासन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कंपनी का शासन होता था। निदेशकों का एक मंडल होता था। उसी निदेशक के मंडल के द्वारा कंपनी का शासन स्थापित किया जाता था और इसके जो कंपनी का जो गवर्नर होता है वह विभिन्न क्षेत्रों का प्रशासन देखता रहता है। और ब्रिटिश सरकार का कंपनी के शासन के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं था। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, परंतु इसको खुली छूट दे दी थी कि जाओ तुम विभिन्न देशों में व्यापार करो। इसके ऊपर ब्रिटिश सरकार का कोई नियंत्रण स्थापित नहीं था। लेकिन जब कंपनी का शासन जब भारत में कंपनी के द्वारा 1765 से लेकर 1772 तक भयंकर अत्याचार किए जाते हैं, जुल्म किए जाते हैं, धन कमाने के अनेक प्रकार के अनैतिक साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी खबर ब्रिटिश सरकार को पहुंचती है। ब्रिटिश संसद में इसकी खबर जाती है और फिर ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1772 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1772 में एक गुप्त संसदीय समिति की स्थापना करती है, नियुक्ति करती है। गुप्त संसदीय समिति की स्थापना करती है और इस संसदीय समिति का कार्य होता है
कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की जांच पड़ताल करना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की जांच पड़ताल करना। और जब इस गुप्त संसदीय समिति की रिपोर्ट आ जाती है, ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाती है, ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट सौंप दी जाती है, तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने पहला कानून बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यह पहला कानून बनता है और इसी पहले कानून के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। यह 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था, इसमें विभिन्न प्रकार के प्रावधान थे। यह कंपनी के लिए एक लिखित दस्तावेज था और इस उपबंधों को कंपनी को पालन करना होता था, या कंपनी के प्रशासन के लिए विभिन्न प्रकार के नियम बनाए गए थे, जिसमें पहला अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट। उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसी होती है, एक बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरी मद्रास प्रेसिडेंसी और तीसरी मुंबई प्रेसिडेंसी, बंबई, जिसको उस समय बंबई कहा जाता था, जिसको उसमें बंबई कहा जाता था। 3 प्रेसिडेंसियां होती हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी। इन तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर एक प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है, वह है बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन, इन तीनों को मिलाकर किसके अधीन कर दिया जाता है? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। और कलकत्ता को राजधानी बना दी जाती है, कलकत्ता को भारत की राजधानी बना दी जाती है, कलकत्ता को भारत की राजधानी बना दी जाती है। और इस राजधानी में एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती है, कंपनी के द्वारा एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती है। और वारेन हेस्टिंग को 1773 में वारेन हेस्टिंग को कंपनी का पहला गवर्नर बनाया जाता है, या बंगाल का पहला गवर्नर बनाया जाता है। उसको गवर्नर जनरल भी बोला जाता था, बंगाल का गवर्नर जनरल भी बोला जाता था। और वारेन हेस्टिंग के माध्यम से, इस गवर्नर जनरल के माध्यम से बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी का शासन किया जाता था। और कंपनी का शासन चूंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा होता था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्यावधि 1 वर्ष होती थी, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्यावधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी जाती है। और जितनी भी सैनिक शक्तियां होती हैं, जितनी नागरिक शक्तियां होती हैं, सैनिक शक्तियों और नागरिक शक्तियों को संयुक्त करके उसको गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यीय परिषद के अधीन कर दिया गया था। गवर्नर जनरल और 4 सदस्यीय परिषद के अधीन कर दिया गया था। और इसी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है 1774 में। और इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये सारे प्रावधान होते हैं 1773 में, और यह ब्रिटिश शासन के या कंपनी शासन के युग का पहला अधिनियम होता है, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद कंपनी का शासन सुनिश्चित रूप से संचालित करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा विभिन्न अधिनियम बनाए जाते हैं। जैसे पहला अधिनियम तो होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा अधिनियम होता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का अधिनियम, 1781 में अधिनियम बनाए जाते हैं। और तीसरा अधिनियम होता है पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 में अधिनियम बनाया जाता है। फिर एक्ट ऑफ 1786 का अधिनियम बनाया जाता है, 1786 का अधिनियम बनाया जाता है। फिर एक्ट ऑफ 1793 का अधिनियम बनाया जाता है, यानी कि फिर एक्ट ऑफ 1793 बनाया जाता है, 1793 का अधिनियम बनाया जाता है। इसी तरह से 1813 का अधिनियम बनाया जाता है। इसी तरह से 1813 में एक चार्टर एक्ट बनाया जाता है, अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाया जाता है, जो 1813 का अधिनियम यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत ईसाई मशीनरियों को धर्म प्रचार की खुली छूट दी गई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया था कि ईसाई मिशनरी को प्रचार करने की खुली छूट दे दी गई थी, प्रचार करने की
छूट प्रदान कर दी गई थी और 1813 के अधिनियम के अंतर्गत ही कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था और सभी अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। लेकिन कंपनी का एकाधिकार चाय और चीन पर बना रहा। यानी कि चाय पर व्यापारी का अधिकार किसका था? कंपनी का था। चीन से व्यापार करने का एकाधिकार किसको प्राप्त था? कंपनी का था। कंपनी ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केवल भारत में ही राज कर रही थी या केवल भारत में ही साम्राज्य स्थापित कर ली थी। यह अमेरिका में भी की थी, श्रीलंका में भी की थी और चीन में भी की थी। विभिन्न देशों में, लगभग 60 देशों में इस कंपनी ने अपने व्यापार का विस्तार किया था। 60 देशों को इन्होंने उपनिवेश बना रखा था। तो 1813 के अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरियों को प्रचार करने की खुली छूट दे दी जाती है। चाय और चीन पर व्यापारिक एकाधिकार बनाकर या व्यापारिक अधिकार को छोड़कर सभी व्यापार पर अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए, सभी कर्मचारियों को व्यापार करने की खुली छूट दे दी जाती है। यह 1813 के अधिनियम के अंतर्गत होता है। क्योंकि समय समय पर कंपनी के शासन प्रशासन में सुधार करने के लिए संसद के द्वारा अधिनियम बनाए जाते रहे हैं। तो जैसा कि 1773 में बनता है पहला अधिनियम, 1781 में, 1784 में, 1786 में, 1793 में, फिर 1813 में अधिनियम बनता है। फिर एक अधिनियम बनता है 1833 में। 1833 में एक और अधिनियम बनाया जाता है और इस 1833 के अधिनियम के अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, बंगाल यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो होता है उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। 1833 के अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है 1833 के अधिनियम के अंतर्गत। जब 1833 का अधिनियम लागू हुआ था तो उस समय बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1835 तक। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन जाता है। प्रथम गवर्नर जनरल बन जाता है और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन जाता है। इसके पश्चात जॉर्ज ईडन आते हैं 1836 से लेकर 1842 तक। फिर इसके बाद एडवर्ड लॉ आते हैं 1842 से लेकर 1844 तक। फिर हेनरी हार्डिंग आते हैं 1844 से लेकर 1848 तक। फिर पांचवें भारत के गवर्नर जनरल होते हैं अर्ल ऑफ डलहौजी 1848 से 1856 तक। फिर छठे गवर्नर जनरल होते हैं चार्ल्स केनिंग होते हैं। छठे गवर्नर जनरल होते हैं चार्ल्स केनिंग 1856 से 1862। इस तरह से समय समय पर भारत में गवर्नर जनरल आते रहते हैं और वो शासन प्रशासन करते रहते हैं, नियम बनाते रहते हैं, कानून बनाते रहते हैं, ब्रिटिश संसद के अधिनियम को लागू करते रहते हैं। और इस अधिनियम के अंतर्गत 1833 के अधिनिम के अंतर्गत व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था और 1833 के अधिनियम के अंतर्गत कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और इसको प्रशासनिक और राजनीतिक मामले भी ट्रांसफर कर दिए गए थे। 1833 के अधिनियम के अंतर्गत कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक मामले भी सौंप दिए गए थे कि कंपनी अब भारत का प्रशासन करेगी, भारत में राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करेगी। यानी कि भारत का शासन और प्रशासन किसके हाथ में हो गया था? कंपनी के हाथों में हो गया था। इसके पश्चात 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व 1853 का एक अधिनियम बनता है। 1853 का एक अधिनियम बनाया जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसके तहत भारत में प्रशासन करने के लिए एक 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई और इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी लागू किया गया था।
यह कंपनी शासन के इतिहास में अंतिम एक्ट था। उसके पश्चात कंपनी के लिए अलग से नियम बनाने के उसके पश्चात कंपनी के लिए अलग से ब्रिटिश संसद के द्वारा नियम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। फिर 1858 में कंपनी को भंग कर दिया जाता है और कंपनी को भंग करके फिर भारत का प्रशासन ब्रिटिश सरकार के महारानी के हाथों में चला जाता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि 1857 जैसा कि हम देखते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, लेकिन 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, यह इसका कोई एक कारण नहीं था, इसके कई कारण थे और इसका जो जड़ था वह लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी था जो 1848 में आता है, 1856 तक रहता है। और भारत में जो क्रांति की शुरुआत होती है, उस क्रांति की शुरुआत तो 1857 में होती है, लेकिन इसके पीछे कई कारण होते हैं। धार्मिक कारण होते हैं, राजनीतिक कारण होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं, वगैरह विभिन्न कारण होते हैं। उन कारणों को मैं संक्षेप में बताऊंगा कि 1857 की क्रांति हुई क्यों और कारण क्या थे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब तक मैं आप लोगों को 1857 की क्रांति का, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पृष्ठभूमि बता रहा था। अब मैं आपको 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के कारणों को स्पष्ट करूंगा, कारणों के बारे में बताऊंगा कि 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। 1857 की क्रांति के मुख्य कारण पांच हैं। पहला है राजनीतिक कारण, दूसरा है सैनिक कारण, तीसरा है आर्थिक कारण, चौथा है सामाजिक कारण, पांचवा है धार्मिक कारण। तो सबसे पहले हम राजनीतिक कारणों का विश्लेषण करते हैं कि राजनीतिक कारण क्या थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है और यह 1856 तक रहता है। तो इस दौरान इसने एक नीति लागू की। 1848 में इसने एक नीति लागू की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि राज्य हड़प की नीति। इसने यह लागू की, राज्य हड़प की नीति। यह नीति क्या थी? इस नीति के अंतर्गत यह प्रावधान थे कि जिन राजाओं के पास कोई संतान न थी, तो उन राजाओं को गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। और जब उन राजाओं को गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था, तो उनकी संपत्ति किसकी होगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उनकी संपत्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हो जाने का प्रावधान था। यानी कि इस सिद्धांत के अंतर्गत यह प्रावधान थे कि जिस राजा के पास कोई पुत्र या पुत्रियां नहीं होती थी, उसको गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया था, उसके संपत्ति को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया जाता था या मिला दिए जाने का प्रावधान था। और इसी सिद्धांत के तहत विभिन्न रियासतों को, जैसे सतारा, जैतपुर, संभल, उदलपुर, नागपुर, झांसी, अवध आदि रियासतों को कंपनी शासन के अधीन मिला दिया गया था। इन विभिन्न शासकों के रियासतों को, राज्य को कहां मिला दिया गया था? ब्रिटिश शासन के अधीन, कंपनी शासन के अधीन मिला दिया गया था, कंपनी के एकाधिकार में दे दिया गया था। जैसे कि 1856 में अवध के ऊपर कुप्रशासन का आरोप लगाया जाता है और अवध को 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में मिला लेती है। और उसमें अवध का नवाब होते हैं वाजिद अली शाह। उसमें अवध के नवाब होते हैं वाजिद अली शाह। इनके राज्य को या इनके रियासत को कंपनी शासन के अधीन कर दिया जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न राजाओं के साथ भी ऐसा किया जाता है। जैसे कि मराठा के शासक पेशवा बाजीराव द्वितीय के पास कोई संतान नहीं होती है, वह नाना साहब को गोद लिए होते हैं और नाना साहब को बिठूर की जागीर दे देते हैं। ऐसे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है
कि नाना साहब को वह दत्तक पुत्र नहीं मानती, ये नाना साहब को उनका पुत्र नहीं मानती है और नाना साहब को वहां से निर्वासित कर दिया जाता है और बिठूर की जागीर कंपनी के द्वारा छीन ली जाती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी, ग्वालियर और झांसी, इसी तरह से हम देखते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पास भी कोई संतान नहीं होती है, वह एक संतान गोद ली होती हैं और उस संतान को वैधता प्रदान करने के लिए, कानूनी वैधता प्रदान करने के लिए वह ब्रिटिश दफ्तरों में कई बार जाती हैं, अपने कर्मचारियों को भेजती हैं, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उनके पुत्र को मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि बिहार के जगदीशपुर के शासक कुंवर सिंह के साथ भी यही होता है और बेगम हजरत महल के साथ ऐसा होता है। फैजाबाद का शासक मौलवी अहमदुल्ला शाह के साथ भी ऐसा होता है। यानी कि विभिन्न राजाओं के साथ ऐसा होता है कि जिस राजाओं के पास कोई संतान नहीं थी, जिन राजाओं के पास कोई संतान नहीं थी, उनको गोद लेने की अनुमति नहीं थी, उनके राज को फिर ब्रिटिश कंपनी क्या करती थी, अपने में मिला लेती थी। इस तरह से उन रियासतों का अंग्रेजीकरण कर देती थी, यानी अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाकर अंग्रेजीकरण कर देती थी। तो यह मुख्य कारण होता है कि इस क्रांति में, यह मुख्य कारण होता है कि इस क्रांति में 1857 की क्रांति में विभिन्न राजाओं के द्वारा योगदान किया जाता है, नेतृत्व किया जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि उस समय दिल्ली का सम्राट होता है बहादुर शाह जफर। उस समय दिल्ली का सम्राट होता है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को भी अपदस्थ कर दिया जाता है, उसको पेंशन दिया जाता है। यानी कि शासन तो उसी के नाम से किया जाता है, लेकिन शासन की सभी बागडोर कंपनी के हाथों में होती है, गवर्नर जनरल के हाथ में होती है और प्रांतों के लिए गवर्नर होते हैं, उस गवर्नर के हाथों में होती है। गवर्नर जनरल और गवर्नर के हाथों में होती है। सम्राट का कोई मतलब नहीं होता है। राजाओं और महाराजाओं को दरकिनार कर दिया गया था, उनको हाशिए पे रख दिया गया था। दूसरा कारण हम देखते हैं सैनिक कारण। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो वह केवल कुछ ही सैनिकों को लेकर आई थी और अपनी कंपनी में वह भारतीयों को भी भर्ती किया करती थी। तो इस तरह से भारतीयों को भर्ती करते करते कंपनी की एक बड़ी सेना हो गई थी। लेकिन उसमें जो भारतीय सैनिक होते थे और यूरोपीय सैनिक होते थे, दोनों के बीच भेदभाव किया जाता था। यूरोपीय सैनिकों को रहने के लिए अच्छे घर दिए जाते थे, पहनने के लिए कपड़े दिए जाते थे, खाने के लिए उनको भोजन दिए जाते थे, उनकी क्वालिटी होती थी। लेकिन जो भारतीय सैनिक होते थे उनको खुले आसमान में टेंट में ही छोड़ दिया जाता था, उनके पहनने खाने के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। वहीं जो घुड़सवारी सेना होती थी, उस घुड़सवारी सेना में केवल यूरोपियन की भर्ती होती थी, अंग्रेजों की भर्ती होती थी। यदि भारतीय कोई योग्य होता था तो उस योग्य भारतीय को घुड़सवारी सेना में नहीं रखा जाता था, उनको पैदल सेना में रखा जाता था। और पैदल सेना में सैनिकों को केवल 7 रुपए वेतन दिया जाता था, जबकि घुड़सवारी सेना को 27 रुपए वेतन दिया जाता था। तो भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों के बीच एक अंतर था, उनके मध्य भेदभाव था। उनको काफी रियायतें, अंग्रेजी सैनिकों को काफी रियायतें दी जाती थी, जबकि भारतीय सैनिकों को रियायतें नहीं दी जाती थी, सुख सुविधाएं नहीं दी जाती थी। उनको कहीं भी भेज दिया जाता था, यानी कि रहने पहनने खाने के लिए विशेष इंतजाम नहीं किए गए थे और पर्याप्त वेतन भी उनको नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में सैनिकों में भी असंतोष था कि यूरोपीय सैनिकों के साथ अंग्रेजी अधिकारी किस प्रकार व्यवहार करते हैं और भारतीय सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दूसरा आर्थिक कारण था। जैसा कि 16वीं सदी में हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, 16वीं सदी में हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो धीरे धीरे यह भारत को कंगाल बना देती है। जैसा कि 1700 ईस्वी में फ्रांसीसी विद्वान वर्नियर का कहना था कि भारत एक ऐसा अथाह गड्ढा है जिसमें चारों तरफ से हीरे जवाहरात, सोने चांदी आभूषण इत्यादि रत्न आकर इकट्ठे होते हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता कहीं नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, भारत में व्यापार करती है और व्यापार करते करते यह भारतीयों की अर्थव्यवस्था चौपट कर देती है। भारत के जितने रोजगार होते हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं, सब बंद हो जाते हैं और भारत गरीबी का शिकार हो जाता है। यानी कि 17वीं शताब्दी तक आते आते भारत गरीबी का शिकार हो जाता है। तो जितने भी भारतीय होते हैं अपनी इस गरीबी का कारण किसको मानते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मानते हैं। तो यह आर्थिक कारण भी होता है। वहीं सामाजिक कारण भी होते हैं कि समाज में जितनी भी परंपराएं होती हैं, रीतियां होती हैं,
समाज में जितनी भी परंपराएं होती हैं, रीतियां होती हैं, ब्रिटिश सरकार इन रीतियों को समाप्त करना चाहती है और कुछ भारतीय धर्म सुधारकों के द्वारा भी विभिन्न भारत की परंपराएं समाप्त की जा रही थी। जैसे कि 1829 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक होते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत किया जाता है। सती प्रथा का अंत किया जाता है, सती प्रथा पर कानून बनाए जाते हैं, सती प्रथा को निषिद्ध घोषित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से विभिन्न सामाजिक परंपराएं जो होती हैं, ब्रिटिश सरकार उनके साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। अंतिम है धार्मिक कारण। अंतिम है यह धार्मिक कारण। जो 1857 की क्रांति उत्पन्न हुई, यह धार्मिक कारण के द्वारा ही उत्पन्न हुई। जैसा कि 1813 में जब ब्रिटिश संसद के द्वारा 1813 का एक्ट बनाया जाता है, चार्टर एक्ट 1813 जब बनाया जाता है, तो इस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की खुली छूट दे दी गई थी। लेकिन वहीं धीरे धीरे जो भारतीय धार्मिक संस्थाएं होती हैं, धार्मिक संगठन होते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाने लगता है। यानी कि एक तरफ तो ईसाई मिशनरियों को प्रचार की खुली छूट दे दी जाती है, दूसरी तरफ भारतीय धार्मिक संगठनों के ऊपर प्रतिबंध भी लगाया जाता है। और भारतीयों का यह मानना होता है कि ब्रिटिश सरकार अपने धर्म का प्रचार कर रही है और हिंदू धर्म का या सनातन संस्कृति का वह विलोपन कर रही है, हिंदू धर्म या सनातन संस्कृति को समाप्त करने पर तुली हुई है। इस तरह से कुछ धार्मिक असंतोष भी उत्पन्न होते हैं, जिसके विरुद्ध भारतीयों को आंदोलन छेड़ना पड़ा। और इस आंदोलन का शुभारंभ 1857 में बैरकपुर से शुरू होता है। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से शुरू होता है। बैरकपुर में तैनात होते हैं मंगल पांडे 34वीं बंगाल रेजिमेंट का जवान एक मंगल पांडे होता है। मंगल पांडे को जब पता चलता है कि जो कारतूस उनको दिया जाता है, उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी भी लगी होती है। जैसे एक कारतूस होता है, बंदूक की कारतूस होती है, तो कारतूस में एक खोल लगाया जाता था, उस खोल को दांत से खींचकर खोलना पड़ता था। तो जैसे ही मंगल पांडे को पता चलता है कि जो कारतूस हमको दी जाती है और इसको दांत से खींचकर खोलना पड़ता है, तो इस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है, तो इससे मंगल पांडे को लगा कि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। वहीं मुस्लिम सैनिकों को भी यह लगता है कि उनका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम सूअर से परहेज करते हैं और हिंदू गाय को माता मानते हैं। तो उनको लगा कि सूअर की चर्बी लगाई जाती है और सूअर की चर्बी से हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। तो जब वो मंगल पांडे को पता चलता है कि ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा हिंदू और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, तो मंगल पांडे अपनी राइफल उठाता है और अपने सार्जेंट को गोली मार देता है। लेकिन सार्जेंट मरता नहीं है, सार्जेंट को गोली मार देता है, लेकिन सार्जेंट बच जाता है। फिर मंगल पांडे को पकड़ा जाता है और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। फांसी किसको? मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। इसके पश्चात 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों के द्वारा भी विद्रोह कर दिया जाता है। मेरठ के सैनिकों के द्वारा भी विद्रोह कर दिया जाता है और मेरठ के सभी सैनिक और विभिन्न जिलों के सैनिक इकट्ठा हो जाते हैं और वह दिल्ली के लाल किले की तरफ कूच करते हैं, दिल्ली में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले पड़ता है यमुना नदी के पुल के ऊपर चुंगी लगाया जाता था, चुंगी का दफ्तर। इन सैनिकों ने चुंगी को बम से उड़ा दिया और चुंगी से और यमुना नदी के पुल से लेकर लाल किले तक जितने भी स्त्री पुरुष मिलते हैं सबको यह मारते हुए जाते हैं। जो यूरोपियन ऑफिस मिलते हैं सबको लूटते हुए जाते हैं और अंततः यह कहां पहुंचते हैं? 11 मई को लाल किला पर पहुंचते हैं। लाल किला में पहुंचते हैं 11 मई को, यह लाल किला में पहुंचते हैं और लाल किला में यह 11 मई और लाल किला में उसमें नवाब होते हैं, भारत के सम्राट होते हैं, बहादुर शाह जफर अबदस्त होते हैं। वह बहादुर शाह जफर के पास जाते हैं और अपील करते हैं नेतृत्व करने के लिए। पहले तो बहादुर शाह जफर आनाकानी करते हैं, लेकिन बाद में वह सैनिकों का उत्साह देखते हैं तो वह नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दिल्ली में बहादुर शाह जफर के द्वारा नेतृत्व किया जाता है, पूरे दिल्ली को अंग्रेजों की चंगुल से आजाद कर लिया जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि बरेली
इसी तरह से हम देखते हैं कि बरेली में शासक होते हैं खान बहादुर खां। जब हम देखते हैं कि 11 मई 1857 को सैनिकों का एक जत्था दिल्ली में पहुंचता है। दिल्ली में लाल किले में बहादुर शाह जफर के पास पहुंचता है। तो बहादुर शाह जफर सैनिकों का नेतृत्व तो बहादुर शाह जफर सैनिकों का उत्साह देखते हुए सैनिकों का नेतृत्व अपने हाथ में ले लेते हैं और पूरे दिल्ली को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करा लेते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि बरेली में खान बहादुर नेतृत्व करते हैं, कानपुर में नाना साहब नेतृत्व करते हैं, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व करती हैं और तात्या टोपे नेतृत्व करते हैं, लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व करती हैं, इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली नेतृत्व करते हैं, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह नेतृत्व करते हैं, बिहार के जगदीशपुर, भागलपुर, आरा में कुंवर सिंह नेतृत्व करते हैं। यानी कि जब राजाओं ने देखा कि सैनिकों ने विद्रोह कर लिया है तो जब राजाओं ने देखा कि सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है तो सैनिकों का नेतृत्व इन राजाओं ने अपने हाथों में ले लिया और सारे सैनिक इन राजाओं के साथ हो चले। और इस तरह से 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम क्रांति होती है, जिसका प्रभाव दिल्ली से लेकर बिहार तक होता है। यानी कि दिल्ली से लेकर पटना तक इसका प्रभाव होता है। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव व्यापक रूप से होता है। राजाओं के द्वारा विद्रोह तो कर दिया जाता है, नागरिकों के द्वारा कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाता है और वही सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया जाता है। यानी कि यह किसी एक वर्ग का आंदोलन नहीं था, एक वर्ग की क्रांति नहीं थी, यह राजाओं की क्रांति थी, सैनिकों की क्रांति थी, नागरिकों की क्रांति थी। तो कुछ समय तक दिल्ली से लेकर पटना तक यह पूरा अवध उत्तर प्रदेश जिसको पहले आगरा अवध संयुक्त प्रांत बोला जाता था, पूरा आगरा अवध संयुक्त प्रांत कुछ समय के लिए कंपनी शासन से मुक्त हो जाता है और फिर सारी कमान नवाब के हाथों में चली जाती है, सम्राट के हाथों में चली जाती है और बहादुर शाह जफर को शासक घोषित किया जाता है। उनके नाम से सिक्के निकाले जाते हैं, उनके नाम से घोषणाएं निकाली जाती हैं और जितने भी शासक होते हैं, क्षेत्रीय शासक होते हैं, उन क्षेत्रीय शासकों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया, कंपनी शासन से मुक्त कर लिया। लेकिन शीघ्र ही ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस विद्रोहों को दबाने का प्रयास किया जाता है, यानी कि दमन का प्रयास भी किया जाता है। 1857 के अंत में दबाने का प्रयास किया जाता है। मई में यह सारा कुछ मई में होता है। फिर जून 1857 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पूरी शक्ति के साथ यह विद्रोहों को दबाने की कोशिश करती है और सबसे पहले यह दिल्ली पर कब्जा करती है। ब्रिटिश कंपनी दिल्ली को कब्जा करती है और जो बहादुर शाह जफर होते हैं इनको निर्वासित कर दिया जाता है, इनको बंदी बना दिया जाता है, अपदस्थ कर दिया जाता है और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है, बर्मा के जेल में भेज दिया जाता है और वहीं पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात यह बरेली में धावा बोलते हैं, कानपुर में धावा बोलते हैं, झांसी में धावा बोलते हैं। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। लखनऊ में बेगम हजरत लखनऊ को भी अपने अधीन कर लेते हैं और इसी तरह से बिहार के कुंवर सिंह जो होते हैं वह लड़ते लड़ते आपके उत्तर प्रदेश की सीमा तक आते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा तक बलिया, आजमगढ़ वगैरह, बनारस, कुछ हिस्सों तक अपने सैनिकों के साथ आकर यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को खदेड़ा था। लेकिन जल्द ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा दमनात्मक प्रयास प्रारंभ कर दिए जाते हैं, दमनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं, गोला तोप बारूद होते हैं। हमारे जो भारतीय सैनिक होते हैं यह तलवार से ही लड़ते हैं और थोड़ी बहुत मात्रा में, अल्प मात्रा में इनके पास गोला बारूद और बंदूकें होती हैं। लेकिन ब्रिटिश सैनिकों के पास या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद और हथियार होते हैं और अंग्रेजों के द्वारा दमन किया जाता है। दिल्ली से लेकर पटना तक पूरे प्रदेश का दमन कर दिया जाता है। जिधर से ब्रिटिश कंपनियां जाती हैं, ब्रिटिश सैनिक जाते हैं, उधर के गांव जला दिए जाते हैं। 1857 की क्रांति के समय इतना दमनात्मक कार्रवाई की गई थी कि यह कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। यानी कि इतनी भयानक, यानी कि ब्रिटिश सैनिकों ने इतना भयंकर नरसंहार किए कि औरंगजेब के समय में भी उतना भयंकर नरसंहार नहीं हुआ था।
तो इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दमन के दौरान करीब 40,000 सैनिक मारे जाते हैं, 1 लाख नागरिक मारे जाते हैं और यह विद्रोह जो होता है 1858 तक आते आते यह विद्रोह असफल हो जाता है। अब ब्रिटिश सरकार को जैसे ही पता चलता है कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम हो रहा है या क्रांति हो रही है और कंपनी शासन के विरुद्ध असंतोष फैलता जा रहा है, भारत में कंपनी शासन के विरुद्ध असंतोष फैलता जा रहा है, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा 1858 भारतीय शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत इन्होंने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। यानी कि जब इनको पता चला कि कंपनी ने पूरे भारत पर अपना कब्जा स्थापित कर रखा है और कंपनी भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों से भी मजबूत हो गई है और कंपनी के विरुद्ध विद्रोह फैल रहा है, भारतीय नागरिकों में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह फैल रहा है, कंपनी के द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं, अनेक प्रकार के कर लगाए जा रहे हैं, तो ब्रिटिश संसद के द्वारा 1858 में भारतीय शासन अधिनियम लाया जाता है, जिसके तहत यह प्रावधान किया जाता है कि भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि कंपनी को भंग कर दिया जाता है, कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है और भारत का पूरा प्रशासन महारानी एलिजाबेथ के हाथ में आ जाती है, एलिजाबेथ के हाथ में आ जाती है, महारानी एलिजाबेथ के हाथ में आ जाती है। और जैसा कि भारत का प्रशासन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के द्वारा होता था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को 1858 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 1858 में समाप्त कर दिया जाता है और भारत का पूरा प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चला जाता है। इस तरह से ब्रिटिश सरकार की स्थापना सच्चे अर्थों में 1858 में होती है। और जो भारत का गवर्नर होता है, जिसको कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के द्वारा नियुक्त किया जाता था, उसको भी समाप्त किया जाता है और गवर्नर की नियुक्ति अब सीधे किसके द्वारा की जाती है? सम्राट के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से उस समय जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 हो रहा था, उसमें चार्ल्स कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल होते हैं। तो 1858 में ब्रिटिश सम्राट के द्वारा चार्ल्स कैनिंग को नियुक्त कर दिया था, चार्ल्स कैनिंग को भारत का गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है और इस तरह से चार्ल्स कैनिंग ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर कहे जाते हैं, गवर्नर जनरल कहे जाते हैं, यानी 1858 के बाद प्रथम गवर्नर जनरल कहे जाते हैं। अब जब 1858 में भारतीय शासन अधिनियम लागू कर दिया जाता है, इसके तहत विभिन्न प्रावधान किए जाते हैं, इसके तहत विभिन्न प्रावधान कर दिए जाते हैं। इस 1858 के भारतीय शासन का नाम होता है एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट, यानी कि भारत को बेहतर सरकार देने के लिए यह कानून बनाए जाते हैं। इस कानून में विभिन्न प्रकार के प्रावधान किया जाता है। इस कानून के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है ब्रिटिश सरकार और भारत के मध्य एक भारत सचिव होगा जो कि सम्राट का सचिव है, वह जो कि सम्राट का सचिव था वह भारत का भी सचिव था, यानी कि भारत सचिव के माध्यम से भारत का प्रशासन किया जाएगा और यह भारत सचिव पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा। भारत का प्रशासन करने के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी, प्रांतों का प्रशासन करने के लिए गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी। तो इस तरह से 1858 के अधिनियम के अंतर्गत कंपनी शासन का अंत हुआ और ब्रिटिश शासन की शुरुआत होती है, ब्रिटिश सरकार के या बरतानिया हुकूमत की शुरुआत होती है। फिर 1858 के पश्चात 1861 का अधिनियम बनता है, 1861 का अधिनियम बनता है। इस तरह से अधिनियम बनते जाते हैं। अब इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताऊंगा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि के बारे में बताऊंगा। 1861 के पश्चात या 1858 के पश्चात, 1858 के पश्चात 1885 तक जितनी घटनाएं घटित होती हैं यह मैं कांग्रेस की स्थापना के समय कांग्रेस की स्थापना में बताऊंगा। मैं कांग्रेस की स्थापना में बताऊंगा कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि, कारण और सफलताएं। यह वीडियो बीए की कक्षाओं और एमए की कक्षाओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।